वहां की जनता ऑफर दे रही है, उसमें सबसे ज्यादा संख्या जाटों की है। कह रहे हैं कि आप किसी भी सीट से आकर के चुनाव लड़िए। तो आप सोच रहे हैं? पार्टी सोचेगी तो चले जाएंगे, लेकिन अपराधी बन करके मैं 1 घंटा नहीं जीना चाहूंगा। अपराधी बन करके मैं 1 घंटा नहीं जीना चाहूंगा। और अगर ठाकुरों का गिराएंगे तो कई ठाकुरों के गिर गए हैं, उनका क्या होगा? उनकी भरपाई कौन करेगा? अगर ब्राह्मणों के गिराएंगे तो कई ब्राह्मणों के घर गिर गए हैं, उनका क्या होगा? मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं कि अखिलेश यादव जी, आपने कहा है कि ये बुलडोजर का कारखाना बंद नहीं होगा, तो क्या हम इसको अब धमकी ना समझें? आपकी सरकार अगर आती है तो आप ठाकुरों का गिराएंगे, ब्राह्मणों का गिराएंगे, सवर्णों का गिराएंगे। नमस्कार, स्वागत है आपका पर मैं हूं कुमार अभिषेक। हम इस वक्त कैसरगंज लोकसभा में हैं और अयोध्या मंदिर से महज कुछ किलोमीटर की दूरी पर हम इस वक्त मौजूद हैं और हमारे साथ हैं कैसरगंज के सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह। 6 बार के सांसद रहे हैं, 3 बार कैसरगंज से, 2 बार गोंडा से और 1 बार बलरामपुर से, लेकिन एक बार फिर सुर्खियों में हैं। कुछ दिन पहले तक महिला पहलवानों के जो आरोप हैं और उनके जो आंदोलन थे उसकी वजह से सुर्खियों में थे। अभी भी मुकदमा चल रहा है, लेकिन अब कुछ नई बातों को लेकर हम इनके साथ मौजूद हैं। सर, स्वागत है आपका। अभिषेक जी, आपका भी बहुत स्वागत है। एकदम तो पहले तो हम शुरू करते हैं, चूंकि एकदम हम अयोध्या के पास सटे हैं। पहले हमारा सवाल है आपसे सीधा कि इस बार एशियाड में भारत ने एक रिकॉर्ड बनाया है, शतक लगाया है उसने अपने मेडल्स में। लेकिन कुश्ती में आप कुश्ती के इतने लंबे समय तक कुश्ती संघ के अध्यक्ष रहे हैं, लेकिन कुश्ती में तो कहीं दिखाई नहीं दे रहा। बजरंग पुनिया भी थे, वो भी बाहर। देखिए, मैं हमेशा एक बात अपने प्रधानमंत्री जी के बारे में कहता हूं कि जहां ना जाए रवि, वहां कवि का दिमाग जाता है। जहां सूर्य की किरण ना जाए, वहां कवि का दिमाग जाता है, पत्रकार का दिमाग जाता है, मीडिया का दिमाग जाता है। और जहां किसी का दिमाग ना जाए, वहां नरेंद्र मोदी का दिमाग जाता है। और मोदी जी 2014 के आने के बाद जैसे उन्होंने मिशन मूड में हर क्षेत्र में काम शुरू किया, उसी तरीके से उन्होंने खेल के क्षेत्र में भी शुरू किया और एक पॉलिसी लेकर के आए। और क्योंकि समय ज्यादा हो जाएगा, लेकिन आपके चैनल के माध्यम से मैं देश के दर्शकों को बताना चाहता हूं कि खेल में क्या स्थिति है आपके देश की। इससे भी देश की हैसियत का आकलन होता है कि दुनिया में आप कहां हैं। उसमें खेल भी अपना एक महत्व रखता है। और दुनिया के अंदर 2 देश ऐसे हैं, एक यूएसए और एक भारत, कि जो अपने सभी मैंडेटरी टूर्नामेंटों में पूरी की पूरी टीम भेजता है, चाहे मेडल मिले या ना मिले। तो एक कारण तो बहुत बड़ा यह है कि जो प्रधानमंत्री जी ने फोकस किया, इसलिए मेडल बढ़ा। दूसरा सवाल आपका कुश्ती को लेकर के है। बिल्कुल, मेरे आने के पहले या कह लीजिए कुछ दिनों के बाद तक दुनिया में जो भारत की रेसलिंग में स्थिति थी, वो 15 देशों के बाद हमारा नंबर आता था। लेकिन इधर कुछ इस प्रकार से कार्यक्रम बनाए गए, मेहनत की गई, उसका नतीजा ये निकला कि हम दुनिया के टॉप 5 देशों में आ गए कुश्ती में। हाँ, कुश्ती में टॉप 5 देशों में हम वर्ल्ड चैंपियन भी बनने लगे। हम मेडल छोड़ दीजिए, 18, 19 मेडल आने लगे। पहले यदा कदा आ जाता था, हम खुश हो जाते थे कि वर्ल्ड में हमारा मेडल आया। वहां हम 19 मेडल, 18 मेडल लगातार। लेकिन जनवरी महीने में इस कुश्ती को ग्रहण लगा और 16 तारीख को डीजी साई से मेरी एक मीटिंग हुई पॉलिसी को लेकर के कि बिना ट्रायल के, अब भारत की वो स्थिति नहीं रह गई है, तो ये क्लियर पॉलिसी बनाई गई कि बिना ट्रायल के अब किसी को नहीं जाना है, क्योंकि एक वेट कैटेगरी में अब 4-4, 5-5 बच्चे तैयार हैं।
और वो कभी भी रिजल्ट को पलट देते हैं। 16 तारीख को बैठक हुई और 17 तारीख को डीजीसीआई ने खिलाड़ियों से बात किया और 18 तारीख से धरना प्रारंभ हो गया। डीजीसीआई का रोल नो, अब ये क्या कहें, चलिए नहीं, मतलब 16 तारीख को फेडरेशन से बैठक हुई, 17 तारीख को खिलाड़ियों के साथ डीजीसीआई की मुलाकात हुई और 18 तारीख को धरना प्रारंभ हो गया। और धरना जब शुरुआत हुआ था तो फेडरेशन के अध्यक्ष को हटाया जाए, यहां से बढ़ते बढ़ते यौन उत्पीड़न आया, फिर ये आया कि हमारे साथ नहीं हुआ है, किसी अन्य के साथ हुआ है, और फिर अप्रैल में आ गया कि हमारे साथ हुआ है। और आपने एक बात कही कि केस चल रहा है, मैं इसमें सुधार करना चाहता हूं, केस चल नहीं रहा है। पुलिस ने चार्जशीट फाइल की है, हमने चैलेंज कर रखा है, प्रोटेस्ट कर रखा है कि हमारे खिलाफ केस बनता नहीं है। क्योंकि ये कोर्ट का प्रकरण है इसलिए बहुत ज्यादा इस पर बोला नहीं जा सकता। लेकिन चार्जशीट तो गंभीर है ना? नो, कोई गंभीर नहीं है, कोई गंभीर नहीं है। महिलाओं की बातों को रखा गया, महिला रेसलर्स की बातों को। मुझे भी मौका दीजिए, कोई गंभीर नहीं है, क्योंकि इसमें गंभीर प्रकरण केवल 2 लगाए हैं। एक तो इसमें जितने भी आरोप लगाए गए हैं वो सब ओपन एरिया के हैं, मेडल पहनाते हुए ओपन एरिया के हैं। 2 इसमें आरोप, बिना नाम लिए बताना चाहता हूं कि 2 आरोप उन्होंने लगाए हैं कि वो मुझसे मिलने आए थे और तब उनके साथ छेड़छाड़ हुई। मैं, क्योंकि कोर्ट में मामला है, लेकिन फिर भी आप जिम्मेदार चैनल है इसलिए कहना चाहता हूं, जिस जिस तारीख को उन्होंने लगाया है उस तारीख को मैं 500 किलोमीटर दूर हूं। तो ये बात आपने पुलिस को बताई है? फिर सब कैसे बताई। चार्जशीट में आया? अब ये मेरा काम नहीं है, ये 500 किलोमीटर दूर हूं मैं। तो इसीलिए मैंने कहा था कि एक भी प्रकरण अगर साबित हो जाएगा तो फांसी पर लटक जाऊंगा। 500 किलोमीटर दूर बैठा हूं, ये सब बातें कोर्ट की है, लेकिन आपने छेड़ा तो मैं बता रहा हूं। और कोई आरोप मेरे ऊपर नहीं है, अब एक प्रक्रिया है, एफआईआर भी होगी, जांच भी होगी, कोर्ट में भी जाएगा, लेकिन उसको मैंने प्रोटेस्ट किया है। आज भी आप उस अपने बात पर स्टैंड करते हैं कि अगर प्रूफ हो गया तो फिर मैं? प्रूफ का कोई सवाल नहीं, कैसे प्रूफ हो जाएगा जब हम है ही नहीं है। हम 500 किलोमीटर दूर पर बैठे हैं। एक तो पहले ये लोग कोई डेट नहीं बता रहे थे, दिन नहीं बता रहे थे, डेट नहीं बता रहे थे, मजबूरी में डेट बताना पड़ा, और जब डेट बताना पड़ा तो अपने लोकेशन के हिसाब से इन्होंने अपनी डेट बताई। हाँ, ये दिल्ली में थे और होटल में थे और अपने पार्टनर के साथ थे, लेकिन हम दिल्ली में नहीं थे। दोनों घटनाएं ऐसी हैं, कौन सी अदालत सजा कर देगी? आपको अदालत पर यकीन है कि ये पूरा का पूरा केस खत्म कैसे कर देगी, कैसे सजा कर देगी? 108 लोगों के बयान लिए गए इस पूरे प्रकरण में, 108 लोगों के बयान लिए गए इस पूरे प्रकरण में। 8 लोग आप समझिए जो आरोपी हैं वही एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं। पूरे प्रकरण में इन्होंने ना एक ऑडियो दिया है, ना एक वीडियो दिया है, ना एक फोटोग्राफ दिया है, और यहां तक कि एकाध आरोपी तो ऐसे हैं कि दिन और तारीख भी नहीं बता रहे हैं। इसलिए मुझे न्यायपालिका पर भरोसा है। रहा सवाल की कुश्ती इसको लेकर के डाउन हुई, हाँ सत्य है डाउन हुई। वही मेरा सवाल था हाँ। कि क्या एशियाड का को इस वजह से, एशियन गेम्स को इसी वजह से खामियाजा भुगतना पड़ा है? देखिए क्या है कि जिस दिन 16 जनवरी को 18 जनवरी को धरना प्रारंभ किया गया था उस समय एक नेशनल चल रहा था। चलते हुए नेशनल को रोका गया, चलते हुए कैंप को रोका गया, और तब से आज तक कोई नेशनल नहीं हुआ, कोई कैंप नहीं हुआ, कोई ट्रेनिंग नहीं हुई। और ये जो मेडल आए हैं ये पहलवानों के बदौलत आए हैं, या उन कह लीजिए उनके गार्जियन के बदौलत आए हैं। लेकिन यही जब अगर हमारे कैंप लगते और सरकार से मिलजुल करके हम लोग इनको ट्रेनिंग के लिए किसी देश में भेजते, तो जो आपको एक आध सिल्वर दिखाई पड़ रहे हैं, ब्रॉन्ज दिखाई पड़ रहे हैं, ये गोल्ड मेडल में बदल जाते। और जहां तक बजरंग पूनिया की आपने बात की है, देखिए मैंने पहले कहा था कि बिना ट्रायल के किसी को नहीं जाना चाहिए। एडहॉक कमेटी ने बिना ट्रायल को इनको भेजा और उसका परिणाम हमारे सामने है। आपको लगता है सरकार दबाव में आई? सरकार के बारे में हम नहीं बोल सकते हैं कि दबाव में आई क्या, लेकिन दबाव तो इन्होंने बनाया।
और बिना ट्रायल के भेजा और उसका नतीजा आ गया। अब आप देखिएगा आने वाले समय में सब कुछ ठीक ठाक होगा तो 65 बेड कैटेगरी और 57 बेड कैटेगरी, ये 2 बेड कैटेगरी ऐसे हैं जिसमें भारत का संपूर्ण अधिकार है, इसमें बच्चे बहुत अच्छे हैं। लेकिन बिना ट्रायल के नहीं भेजना चाहिए था और बिना ट्रायल का भेजा गया और जिसका परिणाम ये आया कि मेडल से भी खाली गए और ट्रायल करके अगर बजरंग ही जाता तो गोल्ड आता। क्योंकि अब अपने देश के अंदर कुश्ती लड़ना बहुत टफ है। एक एक बच्चे, एक एक वेट कैटेगरी में 5-5, 7-7, 8-8 अच्छे बच्चे हैं। तो इस सवाल पे हम थोड़ा और बढ़ते हैं। आपने कहा कि अब आप सरकार पर बहुत ज्यादा इसको लेकर के नहीं बोलना चाहेंगे, लेकिन आप अब चूंकि कुश्ती संघ के अध्यक्ष भी नहीं हैं और आप कह रहे हैं कि हम रहेंगे भी नहीं, लड़ेंगे भी नहीं, तो क्या बिल्कुल आप कुश्ती संघ को खुला छोड़ रहे हैं कि अब जो चाहे अध्यक्ष बन जाए, या फिर आपको लगता है कि नहीं, चर्चा है कि आपके बेटे को आप लाना चाहते हैं, या आप उसको परोक्ष तरीके से आप उस पर अपना अधिकार रखना चाहते हैं? देखिए, मैं बेटे को नहीं लाना चाहता हूं। मैंने एक आया था मेरे पास कि अपने परिवार को हटा लीजिए। हमने अपने परिवार को हटा लिया, खुद भी हटा लिया, परिवार को भी हटा लिया। और जो उत्तर प्रदेश कुश्ती संघ का चुनाव लड़ रहे हैं उनका नाम है संजय सिंह और वो बनारस मोदी जी के संसदीय क्षेत्र के रहने वाले हैं, कुश्ती से जुड़े हैं और मैं भी कुश्ती से जुड़ा हूं और जुड़ा रहूंगा। क्योंकि अभी आप चले मेरे साथ में, ट्रायल होगा यूपी का, मैं कुश्ती कैसे छोड़ सकता हूं या खेल कैसे छोड़ सकता हूं? मेरा नारा था, बचपन से नारा है, स्वस्थ देवी पाटन मंडल, साक्षर देवी पाटन मंडल, हरा भरा देवी पाटन मंडल, ये आप देख रहे हैं। तो लेकिन वो जब भी चुनाव होगा संजय सिंह ही चुनाव जीतेंगे। तो आपके कैंडिडेट संजय सिंह होंगे? हमारे कैंडिडेट संजय सिंह हैं और जब भी चुनाव होगा संजय सिंह ही जीतेंगे। तो ये क्यों ना माना जाए कि आप नहीं है लेकिन आप अपने आदमी को, या आप अपने नहीं, देखिए, देश में 25 यूनिट है, देश में 25 यूनिट है, हर यूनिट में 2-2 वोटर होते हैं और हम समझते हैं कि 42 वोटर जो है संजय सिंह के साथ है, पूरा देश एकजुट है। तो जिसके लिए आप हमेशा कहते रहे कि ये जो लड़ाई है ये कब्जे की लड़ाई है, नहीं, कोई कब्जा नहीं, क्या कुश्ती संघ पर कब्जे की लड़ाई, जो बैठे हैं हरियाणा के अगर रेसलर्स हैं तो उनके माध्यम से ये कुश्ती संघ पर कब्जे की लड़ाई, आप हमेशा इस बात का आरोप लगाते रहे। तो आज भी लगता है कि वो लड़ाई एज इट इज बनी हुई है। जैसे मुझे दान में तो मिला नहीं है, मैं हरियाणा से या किसी से दान में तो लाया नहीं हूं। चुनाव हुआ था उस समय विद्यापेंद्र हुड्डा लड़े थे और 3 वोट पाए थे। अब भी लड़ ले, अब भी लड़ा रहे हैं, किसी को 3 वोट पर 4 वोट पाएंगे। मैं दान में नहीं, हमको ये मिला है और ये हमारे उस पर नहीं होता है कि मैं इसको, देखिए 25 राज्य हैं, उन राज्यों का स्वयं का विवेक है, स्वयं के मतदाता हैं, वो स्वयं के खेल के, प्रदेश के खेल के हित अनहित को देखते हैं। अब वो पसंद करते हैं तो उसमें मेरी क्या गलती है? और मैंने काम किया है। इस बार भी हरियाणा टॉप पर है, मिडिल लाइन? हरियाणा हमेशा टॉप पर रहेगा, हरियाणा हमेशा टॉप पर रहेगा, उसमें हम लोगों का भी सहयोग है। अब आज हरियाणा के खिलाड़ी, ऐसा मत सोचिए, हरियाणा के अगर खिलाड़ियों का वोटिंग करा लीजिएगा ना तो 5% बनाम 95% है। 95% खिलाड़ी हरियाणा के ब्रिजभूषण सिंह को पसंद करते हैं और इस टीम को पसंद करते हैं, क्योंकि हम लोगों ने किया है। अब थोड़ी बात सियासत की करते हैं। जी। आप पर इतने आरोप लगे, लेकिन बीजेपी कहीं ना कहीं साथ खड़ी रही। जितने गंभीर आरोप आप पर लगे, वैसे आरोप अगर किसी और पर लगते तो शायद वो जेल के बाहर नहीं होता। आपको लगता है कि पार्टी ने आपका समर्थन किया उस क्रूशियल मोमेंट में? देखिए, पार्टी को पहले दिन से पता था कि ब्रिजभूषण सिंह कुछ भी कर सकते हैं, ये नहीं कर सकते। और मैंने पार्टी के नेताओं से पहले दिन कह दिया था कि आप किसी भी एजेंसी जैसे जांच करा लो, अगर इसमें 1% भी सच्चाई पाए तो जो सजा देना चाहो आप दे दो, लेकिन जांच करा लो। और मैं पार्टी ने वो काम किया और पार्टी ने अपनी व्यक्तिगत जांच तो कराते हैं, कराया, लेकिन पुलिस ने अपना काम किया और अब आरोप सामने है और चार्ज को मैंने चैलेंज किया है और महीने, 2 महीने, 3 महीने में आ जाएगा। चार्ज को आपने चैलेंज किया है, आप पर चार्जेस लगे हैं, चार्जशीट है। आपको लगता है कि इतना होने के बावजूद पार्टी आपको ही,
पर ही दांव लगाएगी, आपको ही टिकट देगी, आप ही कैसरगंज से चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि बात ये आप कई बार कह चुके हैं। देखिए, जब मुझसे पूछा जाता है कि ये अक्सर बात ये चलती है कि मेरा अयोध्या से बहुत ज्यादा संबंध है, बहुत ज्यादा संबंध है। और जब मैं अयोध्या जाता हूं तो मीडिया के लोग पूछ लेते हैं कि आप कहां से चुनाव लड़ेंगे, तो मैं कहता हूं भाई मैं अयोध्या से चुनाव नहीं लड़ूंगा, मैं कैसरगंज से चुनाव लड़ूंगा। इच्छा तो मेरी कैसरगंज से लड़ने की है। और अभी तो हरियाणा से ऑफर आ रहा है चुनाव लड़ने के लिए। हाँ, हरियाणा से ऑफर आ रहा है। और कौन ऑफर दे रहा है? वहां की जनता ऑफर दे रही है। वहां की जनता ऑफर दे रही है, उसमें सबसे ज्यादा संख्या जाटों की है। कह रहे हैं कि आप किसी भी सीट से आकर के चुनाव लड़िए। तो आप सोच रहे हैं? पार्टी सोचेगी तो चले जाएंगे। तो यानी कि आप कैसरगंज छोड़ के हरियाणा चुनाव लड़ने चले जाएंगे? अब और जगह तो नहीं जाएंगे, लेकिन हरियाणा अगर लड़ाएगी पार्टी तो चले जाएंगे। ये तो आप बड़ी बात कह रहे हैं कि आप हरियाणा जाकर। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये मेरा नहीं है। हाँ। इस समय फोन आ रहे हैं, बहुत बड़ी संख्या में मिल रहे हैं, कहते हैं कि हरियाणा के किसी भी सीट से आकर के आप चुनाव लड़ो, हम आपको जिताएंगे। तो अब ब्रजभूषण शरण सिंह जी के लिए उत्तर प्रदेश के कैसरगंज के अलावा एक और हरियाणा से भी ऑफर है। लेकिन सर, एक सवाल इसके साथ साथ खड़ा होता है, वो ये कि चूंकि आप पर जो भी आरोप लगे उसका नेचर जो है वो गंभीर किस्म का है। आप कहते हैं कि ठीक है, हम इससे बरी होंगे, सब कुछ गलत है, लेकिन बीजेपी और खासकर प्रधानमंत्री जो हैं वो महिला आरक्षण बिल लेकर के आए। महिलाओं को लेकर के उनके बहुत बड़े बड़े दावे हैं और बहुत बड़ी बड़ी उन्होंने ऐलान घोषणा कर रखा है। 33% आरक्षण, आपके ऊपर एक आरोप लगा हुआ है, अभी आप इससे बाहर नहीं आए हैं। ऐसे में आपको लगता नहीं है कि हो सकता है कि चूंकि महिलाओं को लेकर एक माहौल बीजेपी के भीतर है, आपके टिकट को काटा जाए? देखिए, इस सवाल से कोई संबंध नहीं। अच्छा, महिला आरक्षण बिल या महिलाओं के हाँ, इस सवाल का कोई संबंध नहीं है। ठीक। इस तरीके से अगर आप करेंगे तो देश के कई ऐसे शंकराचार्य हैं जिनके ऊपर आरोप लग चुके हैं, चीफ जस्टिस के ऊपर आरोप लग चुके हैं, कई नेताओं के ऊपर आरोप लग चुके हैं, कई बड़े बड़े नेताओं के ऊपर आरोप लग चुके हैं। और आज गांव में ये आम प्रैक्टिस हो गई है, गांव में आम प्रैक्टिस हो गई है कि हारा हुआ प्रधान जीते प्रधान को के ऊपर आरोप लगवा रहा है। हारा हुआ जिला पंचायत, कई घटनाएं नाम लेकर के बता सकता हूं। तो ये आधार अगर बना करके किया जाएगा कि किसी के ऊपर कुछ लगा दिया जाए, उसको राजनीति से आउट कर दिया जाए, उसको उससे पद से आउट कर दिया जाए, पत्रकारिता से आउट कर दिया जाए, तो फिर देश के अंदर कोई बचेगा नहीं। तो आपके हिसाब से ये आधार नहीं होगा? नहीं, ये आधार नहीं होगा। बाकी पार्टी का निर्णय है, स्वागत। तो आप हर चीज के लिए तैयार हैं? हाँ, पार्टी का निर्णय है, स्वागत है, लेकिन ये आधार हो नहीं सकता। ये आधार नहीं होगा, लेकिन एक सियासी चर्चा चल रही है। अरे नहीं, वो सियासी चर्चा वही लोग कर रहे हैं जो इस षड्यंत्र में शामिल थे। और अगर ये कामयाब हो गए तो उनका दांव तो पूरा हो गया ना। तब तो उनकी तमन्ना पूरी हो गई कि ब्रजभूषण सिंह को देश से निकाल दिया जाए, राजनीति से निकाल दिया जाए। और ये आधार अगर है तो केवल मेरे लिए थोड़े होगा। हाँ, कुछ आ जाए, सार्वजनिक मंच पर आ जाए, डिबेट में आ जाए, बैठ करके बता दें कि जिस तारीख को आरोप लगाया है उस तारीख को ब्रजभूषण सिंह कहां थे, बता दो आकर के। जब हम हैं ही नहीं, और फिर चुनाव से भी चले जाएं, देश से भी चले जाएं। नहीं, आपसे जब मैंने पिछली बार इंटरव्यू किया था तो आपने कहा था कि अब आप चुनाव लड़ने क्या पार्टी नहीं देगी तो अब आप चुनाव लड़वाएंगे। आप उस स्थिति में है कि आप तो चुनाव लड़वाएंगे। देखिए, हमारे लिए पार्टी सर्वोपरि है। 6 बार मैं सांसद बना, 1 बार पत्नी सांसद बनी, 2 बार से बेटा विधायक है हमारे। तो अभी भी ऑप्शन है आपके? हाँ, देखिए, मेरे लिए ये कोई बहुत बड़ा महत्व नहीं रखता है, पार्टी का निर्णय सर्वोपरि है। लेकिन अपराधी बनकर के मैं 1 घंटा नहीं जीना चाहूंगा। अपराधी बनकर के मैं 1 घंटा नहीं जीना चाहूंगा। वैसे पार्टी का निर्णय, अब जैसे पार्टी ने कई सांसदों को, कई केंद्रीय मंत्रियों को चुनाव लड़वाया, कैसे इनकार कर सकते हैं? वो पार्टी के हैं तो लड़ना पड़ेगा। केंद्रीय मंत्री चुनाव लड़ रहे हैं, हम भी पार्टी में हैं तो हमको पार्टी का कहना मानना पड़ेगा, लेकिन अपराधी बनकर नहीं। उसका क्राइटेरिया अपराध नहीं होगा, अपराधी नहीं। यानी आप पर कोई चीज ऐसी थोपी जाएगी, आप नहीं, अपराधी बनकर नहीं। वैसे तो पार्टी का सब कुछ सम्मान है।
लेकिन आपके बारे में कहा जाता है कि आप एक ऐसे नेता हैं जिनका प्रभाव कई इलाकों में है, देवी पाटन और इसके आसपास के जितने जिले हैं, और आप सिर्फ बीजेपी के लिए नहीं, आप बाकी दलों के लिए भी सर्वसुलभ हैं। समाजवादी पार्टी से भी आपका नाता रहा है। देखिए, आपके लिए सबके लिए के पास आपके लिए ऑफर है। देखिए, और ये बीजेपी की कमजोरी है। मैं राम जन्मभूमि आंदोलन से 89 में जब मुलायम सिंह जी ने कार सेवकों पर गोली चलवाई थी तो उसके 1.5 महीना पहले मुझे गिरफ्तार करवाया था, और जब विवादित ढांचा गिराया गया तो इस देश की सीबीआई ने सबसे पहला अरेस्ट मेरा किया था, उसमें मुलजिम हुआ। मैं हमेशा भारतीय जनता पार्टी विचारधारा से जुड़ा रहा हूं, लेकिन जहां तक आप मुलायम सिंह की बात करते हैं या अन्य पार्टियों की बात करते हैं, तो मैं सत्य को सत्य कहने की कोशिश करता हूं। अब किसी को अच्छा लगता है, किसी को बुरा लगता है। सत्य को सत्य कहने की कोशिश करता हूं। हम आंख मूंद करके नहीं चल सकते। तो आप सत्य को सत्य जो कह रहे हैं, हाँ। इसमें आपका एक बयान भी अभी आया है कि बुलडोजर जो नीति है वो गलत है और बुलडोजर नहीं चलना चाहिए। आप कई जगह ये कह रहे हैं। बड़ी जिम्मेदारी के साथ आपके चैनल के तरफ आंख में आंख डाल करके कह रहा हूं, ये बुलडोजर नीति गलत है। यानी योगी सरकार जो ये कर रही है, न्यायपालिका का क्या मतलब, न्याय प्रणाली का क्या मतलब। और दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं, बड़ा गंभीर सवाल आपने उठाया। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि हर बुलडोजर जो चलता है तो अवैध निर्माण, कि ये अवैध निर्माण था इसलिए इसको गिराया जा रहा है। उसके पीछे जो तर्क दिया जाता है कि अवैध निर्माण था, ये ग्राम समाज की भूमि पर बना हुआ है, ये नजूल की भूमि पर बना हुआ है, ये सरकार की भूमि पर बना हुआ है, इसलिए इसको गिरा दिया गया या गिराया जा रहा है। तो मैं पूछना चाहता हूं कि जिस समय वो अवैध निर्माण हुआ उस समय कलेक्टर कौन था, उस समय एसडीएम कौन था, उस समय किसने नक्शा पास किया, उस समय पीडब्ल्यूडी के जमीन में अगर बन गई तो इंजीनियर कौन था, एक्सियन कौन था, तो उनको सजा मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए। अगर गिराना है, अभी हमारे गोंडा के अंदर अतिक्रमण हुआ है, मकान गिराए गए हैं, काफी मकान गिराए गए हैं। चलिए भाई, मकान गिरा दिया, वो गरीब आदमी से आपने राह दिया, लेकिन किसने नक्शा पास किया था? और उस समय के कलेक्टर क्यों आंख मूंदे थे? उस समय के एसडीएम क्यों आंख मूंदे थे? उस समय के अधिकारी क्यों आंख मूंदे थे? तो आज आप गरीब को सजा दे रहे हो, लेकिन जो अधिकारी गलत नक्शा पास करके गया उसका क्या कर रहे हो? और जोड़ तोड़ करके किसी तरीके से आदमी एक इमारत बनाता है या घर बनाता है, और मान लीजिए आपने अपराध के आधार पर किसी का घर गिरवा दिया और कल वो अपराधी जेल से छूट जाएगा, तो उसका खामियाजा कौन देगा? उसकी भरपाई कौन करेगा? इसलिए मैं इस नीति के खिलाफ नहीं। लेकिन आप जब इसके खिलाफ हैं तो आप तो अपने सरकार की घोषित पॉलिसी के खिलाफ हैं। आप योगी आदित्यनाथ के खिलाफ हैं, जिन्होंने मुहिम छेड़ रखी है अपराधियों के खिलाफ, बुलडोजर की नीति। योगी जी ने कोई मुहिम नहीं छेड़ रखी है, ये सारी मुहिम अधिकारियों ने छेड़ रखी है। क्या ये सारी मुहिम अधिकारियों की है, बिना सरकार, ये सारी मुहिम अधिकारियों की है। अधिकारी ही गलत ढंग से मैसेज करते हैं, अधिकारी ही रास्ता निकालते हैं, अधिकारी ही बनवाते हैं, अधिकारी ही गिरवाते हैं। नहीं, ये सरकार की कोई पॉलिसी नहीं है, ये कहीं एजेंडे में नहीं है। आपको लगता है कि बिना मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ये मैं नहीं की जानता हूं, जानकारी लेकिन के, कोई भारतीय के सहमति के इस तरीके के बुलडोजर चलेंगे? कोई भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा ऐसा नहीं है, किसी एजेंडे में लिखा हुआ नहीं है। लेकिन अब तो ये बुलडोजर पॉलिसी इतनी पॉपुलर हो गई है कि कह रहे हैं कि बाबा का बुलडोजर जैसे शब्द से उनको नवाजा जा रहा है कि बाबा का बुलडोजर, बुलडोजर नहीं, अभी बाबा का बुलडोजर है। तो फिर भी आप कह रहे हैं कि बाबा का इससे कोई लेना देना नहीं, योगी जी का कोई लेना देना? बाबा कहीं बुलडोजर लेकर के नहीं जाते हैं, ये जो अवैध बनवाते हैं यही बुलडोजर लेकर जाते हैं। नीति तो सरकार की है। कोई नीति नहीं है, कहां लिखा हुआ है बताइए? घर गिरवाने कहां लिखा हुआ है? अपराधियों के खिलाफ ये ऐसी नीति बनी है जिसको दूसरे स्टेट के मॉडल, दूसरे राज्य इसको ठीक है, इसको इस्तेमाल कर रहे हैं। देखिए, वो अपना अपना नजरिया है साहब। मेरा नजरिया स्पष्ट है कि अपराधियों को सजा देने के लिए न्यायपालिका बनी है। अवैध अगर बना है तो गिरना चाहिए, लेकिन किनके कारण बना है, किस रिजीम में बना है, उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। जो बातें आप कह रहे हैं यही बात विपक्ष के लोग, अखिलेश यादव भी कहते रहे हैं, और अखिलेश यादव ने तो ये भी कहा है कि
जो बुलडोजर की फैक्ट्री है ये उनके समय में भी जारी रहेगी, यानी कि जैसे को तैसा कहीं ना कहीं उनका इशारा है। अब शेख जी आपने इतना महत्वपूर्ण सवाल किया है कि मेरा दिल खुश हो गया। मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं कि अखिलेश यादव जी, आपने कहा है कि ये बुलडोजर का कारखाना बंद नहीं होगा, तो क्या हम इसको अब धमकी ना समझें? आपकी सरकार अगर आती है तो आप ठाकुरों का गिराएंगे, ब्राह्मणों का गिराएंगे, सवर्णों का गिराएंगे? इसको स्पष्ट करिए। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि कारखाना बंद नहीं होगा, यह धमकी है। तो आप स्पष्ट करिए कि आपकी सरकार आती है तो किसका गिराएंगे। अगर कह सकते हैं गिराएंगे तो कह दो कि मैं ठाकुरों ब्राह्मणों का गिरा दूंगा, कह दो गिरा दूंगा। ये सरासर धमकी है और इस पर पता नहीं हमारे प्रदेश की जनता चाहेगी कि नहीं चाहेगी, लेकिन मैं तो स्पष्टीकरण चाहता हूं कि अगर आपकी सरकार आएगी और बुलडोजर का कारखाना बंद नहीं होगा, ये कहीं ना कहीं आपके मन में कोई योजना चल रही है, तो स्पष्ट करिए कि आप किसका गिराएंगे। और अगर ठाकुरों का गिराएंगे तो कई ठाकुरों के गिर गए हैं, उनका क्या होगा, उनकी भरपाई कौन करेगा? अगर ब्राह्मणों के गिराएंगे तो कई ब्राह्मणों के घर गिर गए हैं, उनका क्या होगा? अगर आप बनिया बिरादरी और व्यवसाय करने वालों का गिराएंगे तो आज उनके गिर रहे हैं, उनका क्या होगा? ये तो जैसे को तैसा वाली बात है ना। तो जैसे को तैसा अगर करना है तो जिन अधिकारियों ने, देखिए कोई राजनीतिक व्यक्ति तो बुलडोजर लेकर के जाता नहीं, उसके साथ तो एसडीएम जाते हैं, उसके साथ सीओ जाते हैं, दरोगा जाते हैं। आप उनका नाम मेंटेन करिए और बताइए कि जिन जिन लोगों ने घर गिरवाया है उनका घर हम गिरवाएंगे। आप धमकी किसको दे रहे हैं? आप धमकी किसको दे रहे हैं कि जो कारखाना बंद नहीं होगा? आप हम लोगों को धमकी दे रहे हैं कि कारखाना बंद नहीं होगा। ये गलत है। और मैं अखिलेश जी से कहना चाहता हूं, आप विचार करिए अपने कथन पर और सारी बोलिए। हाँ, इतना जरूर करिए कि जो जो अधिकारी ये बुलडोजर लेकर के जा रहे हैं इनका नाम नोट करिए, जो दरोगा जा रहे हैं इनका नाम नोट करिए, जो सिपाही जा रहे हैं इनका नाम नोट करिए, और गिराना है तो इनका गिराइए जब आपकी सरकार आवे, और उत्तर प्रदेश की जनता को धमकाना बंद करिए। नहीं, लेकिन आप जितने गुस्से में हैं बुलडोजर को लेकर के, बहुत सारे अपराधियों का, बहुत सारे माफियाओं का सरकार गिरा रही है, और एक सेक्शन जो है जनता का वो इस बात से खुश है कि जिन लोगों ने उन्हें लूट करके इतने बड़े बड़े महल खड़ा किए, सरकारी जमीनों को कब्जा किया, अगर उसको सरकार पैमाइश करके नाप करके गिराती है तो उसमें क्या प्रॉब्लम? मैंने पहले कह दिया, बना किसके रेजिम में था? जिम्मेदार तो वो भी होना चाहिए। किसी अपराधी ने ही बनाया, तो क्या उस समय कलेक्टर नहीं था? तो क्या इसको फिर नहीं, ठीक है, प्रक्रिया है जो उसको पूरा करिए, लेकिन उनके खिलाफ आप क्या कर रहे हैं? कोई भी सरकार उनके खिलाफ क्या करेगी जिनके रिजीम में बना? तो केवल जनता पीसी जाएगी। जो बनवाते हैं, जो गलत नक्शा बनाते हैं, गलत नक्शा पास करते हैं, बनाते हैं, बिगाड़ते हैं, वो उनका कुछ नहीं होगा। केवल हम ही मारे जाएंगे, जनता मारी जाएगी। आपके ऊपर भी मुकदमा कायम हो सकता है, किसी पे हो सकता है, किसी भी हो सकता है। तो जब तक अदालत सजा नहीं करती है, अदालत फैसला नहीं देती है, आप कैसे मान लिए कि इसका घर गिरना चाहिए? आप तो अखिलेश जी पर बहुत ज्यादा नाराज हैं। नहीं, अखिलेश जी ने गलत बोला है, अखिलेश जी ने गलत बोला है। मैं फिर दावा खाता, अखिलेश जी ने गलत बोला है, उन्होंने धमकाया है। उन्होंने जाने अनजाने भारतीय जनता पार्टी के समर्थकों को धमकाया है। अरे भाई, धमकाओ उसको, जनता को क्यों धमका रहे हो? लेकिन आपके बारे में ये एक बड़ा है कि ब्रजभूषण शरण सिंह ऐसे नेता हैं, चूंकि हम सियासी सवाल पर फिर से आ रहे हैं, ऐसे नेता हैं जिनको कोई भी पार्टी आसानी से अपने साथ ले सकती है। आपके साथ, आपके खिलाफ जब बड़ा मूवमेंट चल रहा था पहलवानों का, तो आपके खिलाफ बोलने में न तो सपा बोली न बसपा बोली, तो आखिर इसके पीछे राज क्या है? क्या आप सबके लिए हैं क्या? और शायद कहीं एक ये भी तो नहीं है कि भाई आप सबके लिए सुलभ हैं तो बीजेपी भी आपको समझती है? देखिए, उत्तर प्रदेश में अगर 100 बच्चे पहलवानी करते हैं तो उसमें से 90 बच्चा यादव समाज से आता है। और हमारे संबंध मुलायम सिंह से भी थे,
खेल के माध्यम से भी थे, दुश्मनी भी रही है, दोस्ती भी रही है, अखिलेश से भी संबंध थे। वो भली भांत जानते हैं कि इसमें सच्चाई क्या है, और वो नहीं बोले इसलिए उनको धन्यवाद, और वो नहीं बोले तो उनका फायदा हुआ है। कैसे? अब कुछ बातें, सब बातें नहीं, उनका फायदा हुआ है, लेकिन ये जो बोल गए हैं ये थोड़ा गड़बड़ हुआ है। जितना फायदा हुआ था उसमें उतने नुकसान हो रहा है। ये जो बोल गए हैं कि बुलडोजर का कारखाना बंद नहीं होगा। और योगी आदित्यनाथ जी को क्या कहेंगे आप, कैसे संबंध है? हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, नेता हैं, हम लोग उनके उसमें काम कर रहे हैं। लेकिन आप उनकी नीति से नाराज हैं? नहीं, हमारा व्यक्तिगत कोई वो नहीं है, व्यक्तिगत कुछ नहीं है, व्यक्तिगत कुछ नहीं है। हम मिलते हैं, दुआ सलाम होता है, और हम तो बहुत दिनों से जुड़े हैं, बचपन से जुड़े हैं, महाराज जी के समय से जुड़े हैं। लेकिन महाराज जी का इसमें दोष नहीं है, दोष अधिकारियों का है। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, कल जेपी जो एनआईसी है, एनआईसी, उसमें ताला योगी जी ने बंद किया था कि किसी अधिकारी ने बंद किया था? भाई अधिकारी किसके हैं? सरकार के ही तो है। सरकार किसकी है? ताला कौन बंद किया? नहीं, अब ताला बंद करने वाला तो कोई ना कोई अधिकारी होगा। ताला बंद करने वाला तो अधिकारी होगा। योगी जी अब घूम घूम करके ये पता लगाएंगे कि कहाँ ताला बंद है, कहाँ ताला खुला है। तो 4 साल से जब लगातार समाजवादी पार्टी का कार्यक्रम वहां पर हो रहा था, तब तो कोई न्यूज नहीं बनी, कोई न्यूज नहीं बनी। और एक अधिकारी ने ताला बंद कर दिया, कल न्यूज बन गई। तो अधिकारी किसका काम कर रहे हैं? अधिकारी तो अखिलेश का काम कर रहे हैं। अखिलेश जी ने मौका मिला। देखिए 4 साल से वहां पर उनका कार्यक्रम चल रहा था, कोई न्यूज नहीं बन रही थी, हमेशा उनका कार्यक्रम होता था। कल अधिकारी ने ताला बंद किया, उनकी न्यूज बन गई, तो वो अधिकारी दोषी है जिसने ताला बंद करवाया। नहीं, अखिलेश का काम कर रहा है। आप जो है ना, आप सरकार पर बोलना नहीं चाहते। आपको ही मालूम है कि पॉलिसी सरकार की होती है और अधिकारी उसको क्रियान्वित करते हैं। चलिए, अब जो आप समझे, क्या करें, बोलिए। लेकिन मैं बोल रहा हूं कि जब 4 साल से लगातार या हमेशा समाजवादी पार्टी जाकर के वहां पर जयप्रकाश नारायण जी की मूर्ति पर माल्यार्पण करती थी, तो अचानक साफ सफाई का हवाला देकर के आपने ताला बंद कर दिया, और समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता पहुंच गए, अखिलेश यादव पहुंच गए। करो कार्रवाई। तो आपने जाने अनजाने में अखिलेश यादव को फायदा दे दिया फायदा, पॉलिटिकल फायदा उनको हुआ। बिल्कुल होगा, हुआ फायदा, कम से कम चर्चा में है। अच्छा, अभी बहुत बड़ा कांड जो है वो देवरिया में हुआ है जी, और देवरिया कांड को आप किस तरीके से देख रहे हैं? क्योंकि देवरिया कांड में जो दोनों पक्ष हैं, दोनों पक्षों से ब्राह्मण परिवार से 5 लोगों की मौत हुई है, जो यादव परिवार है उसके एक व्यक्ति की मौत हुई है, बुलडोजर चलने और पैमाइश जैसी चीजें हो रही हैं। इसको आप इस पर क्या कहेंगे? घटना बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, और किसी ने कहा है कि विलंब न्याय अपराध से भी ज्यादा गुनाहगार होता है। अगर उस जमीन का विवाद है यादव परिवार में और पंडित जी परिवार में, तो इसका समाधान हो सकता था। या तो यादव जी को मिल गया होता, या तो पंडित जी को मिल गया होता। और एक हत्या यादव की होती है और 5 हत्या ब्राह्मण परिवार की होती है, और एक बच्चा मरा जान करके जिंदा छोड़ दिया जाता है, तो किसकी विफलता कहेंगे? आपकी सरकार की। सरकार हर जगह सरकार नहीं होती है। प्रशासन, हाँ, प्रशासन की हर जगह सरकार नहीं होती है। सरकार, उत्तर प्रदेश बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है। हर खारिज दाखिल सरकार से पूछ करके नहीं होती है। नहीं, उसके बाद योगी जी ने कार्रवाई भी की और कई तहसीलदार और जो जमीनों की पैमाइश करते हैं उनको हटाया भी है। अब हम आपसे दूसरा सवाल करते हैं। पहले तो ये बताइए कि महिला आरक्षण बिल पास हुआ, आप लोगों ने सबने समर्थन किया, आप इसे किस तरीके से देखते हैं? देखिए, क्या ऐतिहासिक है? इसको पूरा देश अच्छे से ले रहा है। जब देश आजाद हुआ, एक समय ऐसा था कि देश के सारे राजा महाराजा या बड़े लोगों की जिनके ऊपर कृपा हो गई, वो सब सांसद बन गए, विधायक बन गए, मुख्यमंत्री बन गए। धीरे धीरे जागरूकता बढ़ी समाज में,
मंडल आया, कमंडल आया, जागरूकता बढ़ी। आज देखिए वो जातियां भी अपना हक मांग रही हैं और ले भी रही हैं, लोग दे रहे हैं। और इतनी बड़ी आबादी जो महिलाओं की है उसको मोदी जी, तो मुझे याद है एक बार बलरामपुर में आए थे, आज के उसी साल वो मुख्यमंत्री बने थे, उस समय उन्होंने महिलाओं की बात की थी, उनका भाषण मुझे याद है। और इसके लिए मोदी जी कम से कम इस कमिटमेंट को, जो हम समझते हैं कि उनके दिमाग में 25-30 साल पहले तो मैंने उनका भाषण सुना था, उस कमिटमेंट को उन्होंने पूरा किया। और इससे महिलाएं आएंगी और बराबरी का दर्जा उनको मिला, अपने हक के लिए लड़ेंगी और पूरा देश इसका स्वागत कर रहा है। और एक हाइपोथेटिकल सवाल है, अगर आप नहीं लड़े तो आपकी पत्नी लड़ेंगी, आपका बेटा लड़ेगा, कौन लड़ेगा? यस, हाइपोथेटिकल सवाल है। पार्टी लड़ेगी, पार्टी जिसको चाहेगी। और फिर आखिर सवाल के तौर पर चलते चलते उसी कुश्ती पर एक सवाल, आपको लग रहा है कि कुश्ती की हालत सुधरेगी और इन महिला खिलाड़ियों के साथ आपके जो विवाद रहे उसका फैसला अदालत में ही होगा, या फिर आपको लगता है कि कोई और भी इसका सॉल्यूशन है? बहुत जल्द समाधान आ जाएगा और देश की कुश्ती सुधरेगी, क्योंकि क्रिकेट के बाद अगर सबसे ज्यादा किसी खेल को इस देश की जनता पसंद करती है तो कुश्ती को पसंद करती है। ये गांव-गांव का खेल है और हम आपके चैनल के माध्यम से शुभकामना देना चाहते हैं कि जल्दी चुनाव होने की उम्मीद है, नई फेडरेशन आवे और जो हमारी अच्छी पॉलिसी रही है उसको ले ले और जो खराब पॉलिसी रही है उसको हटा दे और कुश्ती उसी ऊंचाई पर फिर पहुंचे, उससे आगे पहुंचे, यही हमारी शुभकामना है। और सियासी सवाल के तौर पर आप बीजेपी में ही रहेंगे या आप सपा या दूसरी पार्टी में कभी जा सकते हैं? मैं मूल रूप से बीजेपी का हूं भैया, मूल रूप से बीजेपी का हूं, मैं बीजेपी का ही हूं। बेटा बीजेपी से विधायक है, हम बीजेपी की भी राजनीति करते हैं, लेकिन मैं मुसलमान के नाम पर मुसलमानों का विरोध नहीं करता हूं। मैं मुसलमान होने के नाते मुसलमानों का विरोध नहीं करता हूं। यादव है इसलिए यादव के नाम पर उनका विरोध नहीं करता हूं, चाहे वो मेरे साथ रहे चाहे ना रहे। इतने डंके की चोट पर शायद ही इस बात को कोई कहेगा। अभी चलिए, आप 2-4 मुसलमान आपको मिल जाएंगे, 2-4 यादव भी मिल जाएंगे। हम लोग अपने दरवाजे पर या अपने दैनिक जीवन में जात देख करके काम नहीं करते। ये पॉलिसी आपकी पार्टी की भी होनी चाहिए। पार्टी की पॉलिसी है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, यही तो पॉलिसी है। लेकिन कुछ लोग अपने अपने ढंग से करते हैं। इस देश में कैसे नकारा जा सकता है? 20-22% जहां आबादी है, कैसे नकारा जा सकता है? उनके अस्तित्व को कैसे मिटाया जा सकता है? कहने की बात और होती है, दिखाने की और होती है। लेकिन मैं जो बात आपके कैमरे पर कहता हूं, वही बात मैं आम सभाओं में भी कहता हूं, आम सभाओं में कहता हूं। हम ये राजा हरिश्चंद्र नहीं है, धर्मराज युधिष्ठिर नहीं है। प्रयास थोड़ा जरूर है कि जो जायज है उसको हम जायज कहने की कोशिश करें। 6 टर्म से आप लगातार विधायक हैं, आप पत्नी भी एक बार सांसद हैं, माफ कीजिएगा। लगातार 6 टर्म से आप सांसद हैं। क्या आपने ऐसा किया है अपने क्षेत्र में कि आपकी जनता आपको लगातार जिता रही है? ये जनता से पूछ लीजिए। नहीं, आप भी तो बताएंगे। नहीं, देखिए जो जैसे एक समय ऐसा था जब मैं राजनीति में आया तो उत्तर प्रदेश के 3 जिले शिक्षा के क्षेत्र में सबसे पीछे थे। सबसे पीछे जालौन, उसके पीछे बहराइच और उसके आगे गोंडा। उस समय 2 डिग्री कॉलेज होते थे। इस समय उन्हीं 2 की जगह पर 100 डिग्री कॉलेज है। तो ज्यादातर आपके हैं? नहीं, ये गलत है, ये गलत है। हमारे नहीं है, हमारे हैं। लेकिन देखिए हुआ क्या कि जब हमने प्रयास किया तो हमको देख करके कुछ हमारे दोस्तों ने भी किया, फिर हमको देख करके कुछ हमारे विरोधियों ने भी किया।
कि सबके प्रयास से आज के तारीख में ये वातावरण बदला है। ये हमारे प्रयास से नहीं बदला है, एक के प्रयास से नहीं बदला है। हाँ, जब आप कोई चीज, अब जैसे आपकी एक पहचान है, अब आपका रहना, खाना, सोना, जगना सब पब्लिक वॉच करती है। और शेख जी, ये मत सोचिए कि आप छाप नहीं छोड़ते, आप भी छाप छोड़ते हैं। कैसे कपड़ा पहनते हैं, कैसे बात करते हैं, कैसे जीते हैं, तो ये सब चीजें बदली है। और सड़क वगैरह के क्षेत्र में अब जैसे शौचालय, अब कुछ लोग कहते हैं कि नहीं शौचालय बने हैं लेकिन यूज नहीं होते। वो हमको नहीं कहते, मोदी जी को कहते हैं। अरे भैया, एक समय था जब महिलाएं समय देख करके निकलती थी, अंधेरा हो जाए तब। इस चीज को मोदी जी ने सोचा और देखा और एक कल्चर पैदा किया। आज सड़क के किनारे बैठने में या सड़क के किनारे खड़े होकर के बाथरूम करने में हर आदमी को डर लगता है। और ये डर पैदा किया मोदी जी की सोच ने। पहले ये सोच नहीं थी, कहीं पाए आदमी बैठ जाता था। तो कुछ काम सरकार ने किया, कुछ काम लोग कर रहे हैं। बिल्कुल आखिरी सवाल, आपकी अमित शाह जी से मुलाकात हुई? होती रहती है। कुछ ऐसी बात हुई? नहीं, हमारी होती रहती है। हमारी हमेशा अमित शाह जी से मुलाकात होती ही रहती है। इधर भी मैं अभी शुक्रवार को मिला हूं। तमाम पार्टी की गतिविधियां चलती हैं, राजस्थान है, मध्य प्रदेश है या उत्तर प्रदेश है, चर्चाएं होती रहती हैं, क्योंकि हम भी समाज के एक प्राणी हैं, हमारी हमेशा होती है। तो लड़ना कहां से चाहेंगे, कैसरगंज से कि हरियाणा से? देखिए, मेरा प्रिय क्षेत्र तो कैसरगंज है। हरियाणा मैं नहीं कह रहा हूं, हरियाणा के लोग कह रहे हैं। अयोध्या से तो नहीं लड़ेंगे क्या? नहीं। बहुत शुक्रिया बात करने का ब्रजभूषण शरण जी, और बहुत धन्यवाद आपका, आपने वक्त दिया। पहली बार आए? नहीं, आपका पहले भी आकर मैं इंटरव्यू कर चुका हूँ। तो हमारे साथ थे ब्रजभूषण शरण सिंह, सांसद बीजेपी के, और हाल में विवादों में भी रहे, लेकिन जो बात कहते हैं डंके की चोट पर कहते हैं, और आज भी उन्होंने बेबाकी से अपनी पूरी बात रख दी।